भाग 1। आर्या ने आज फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। शीतल ने घबराकर प्रकाश से कहा तो प्रकाश भी परेशान होकर बोला, क्या आखिर ऐसा क्या हो जाता है आज के दिन? पूरे साल चहकती रहने वाली हमारी बेटी अपने बर्थडे के दिन ऐसा बर्ताव क्यों करती है? शीतल उदास होकर बोली, सुनिए ना, हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं, आखिर कुछ तो पता चले, ऐसे तो हम सोचते ही रहेंगे। ये सुनकर प्रकाश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। शीतल और प्रकाश की इकलौती संतान आर्या। शीतल और प्रकाश की जान बसती थी अपनी इकलौती बेटी आर्या में। कितनी मन्नतों और इलाज के बाद पैदा हुई थी आर्या। गोरी चिट्टी धनुष आकार भौएं और कशिश से भरी बादामी आंखें थी उसकी। सिर पर भूरे घुंघराले बाल, हंसती तो गालों में हल्के डिंपल पड़ते। नाम रखा गया आर्या। दोनों बहुत खुश थे। सब कुछ भूलकर वो उस पर अपना प्यार लुटाने लगे। लेकिन पिछले कई सालों से वो ठीक जन्मदिन वाली रात खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी और अगली सुबह खुद ही बाहर आ जाती। फिर कई दिन इतनी उदास रहती जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, कुछ बहुत अजीब हुआ हो। शीतल और प्रकाश के लाख पूछने पर भी उसने इसके पीछे की वजह नहीं बताई थी, और बताती भी कैसे? बात थी ही इतनी अजीब। आज आर्या पूरे 18 साल की हो गई थी। बच्ची नहीं थी अब वो। डिनर के बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खुद से बोली, हर साल मैं पूरी रात जागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आंख लग ही जाती है। लेकिन आज नहीं, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगी। आर्या बेड पर लेट गई और चादर ओढ़कर आंखें बंद कर ली। वो इस तरह लेटी थी कि कोई भी देखता तो यही सोचता कि वो गहरी नींद में डूबी हुई है। रात के 12 बज चुके थे। अब तक आर्या के फ्रेंड्स परिधि और सिद्धू भी उसे बर्थडे विश करने के लिए आ चुके थे, और जब उन्हें पता चला कि आर्या ने खुद को लॉक कर लिया है तो परिधि उदास होकर बोली, लो, हम इतनी मुश्किल से घर से परमिशन लेकर आए और ये मैडम फिर अपने कमरे में छिप गई। सिद्धू बोला, लेकिन आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन होकर रहेगा। आंटी, आप केक रेडी कीजिए, हम आज दरवाजा तोड़कर आर्या के कमरे में जाएंगे और देखेंगे वो क्यों छिप जाती है। इस पर प्रकाश ने कहा, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दूसरी चाबी है। कोई और दिन होता तो प्रकाश और शीतल कभी आर्या की प्राइवेसी में दखल न देते, लेकिन आज उनकी फिक्र बढ़ गई थी। उधर आर्या दम साधे लेटी थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक कमरा एक अनोखी खुशबू से भर उठा और आर्या मदहोश होने लगी। आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक गर्मजोशी भरी मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। एक गहरी ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, हैप्पी बर्थडे आर्या। आवाज इतनी करीब थी कि उसकी सांसें उसके गाल को छू रही थी। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को काबू कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ उसके माथे पर किसी ने किस किया है। अब आर्या काबू में नहीं रह सकी। उन होठों का एहसास ऐसा था जैसे 2 दहकते अंगारे उसके माथे पर रख दिए हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में जंगल की मिट्टी और चंदन की मिली जुली खुशबू उसके चारों ओर फैल गई। आर्या ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसने अपने माथे को छुआ। वहां एक अजीब सी गर्माहट थी। कोई था। वो फिर आया था। वो बुदबुदाई, लेकिन कमरा खाली था। बाहर दूर जंगल से भेड़ियों की हाउल की आवाज आई जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। आर्या की नजर खिड़की की ओर गई। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई छाया हिली, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहां कुछ नहीं था। हर बार जन्मदिन पर ऐसा ही होता है, वो खुद से बोली। उसकी आवाज में बेचैनी थी। वही एहसास, वही आवाज। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। ये क्या है? मिट्टी। आर्या ने झुककर मिट्टी को उठाया। पीली मिट्टी? ये मिट्टी तो जंगल की है। मतलब मैं सही थी, यहाँ कोई था जरूर, और वो जंगल से होकर आया था और शायद वापस उसी तरफ गया है। तभी दरवाजे पर खटपट हुई तो आर्या सतर्क हो गई। लगता है वो वहां है। तभी दरवाजा जोर से खुला। हैप्पी बर्थडे आर्या! परिधि और सिद्धू दौड़ते हुए आए और उसके गले लग गए। आर्या को जबरन मुस्कुराना पड़ा। थैंक यू गाइस। शीतल और प्रकाश ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो राहत की सांस ली। तभी परिधि ने कहा, अच्छा तो आज रात कोई नहीं सोएगा, हम पार्टी करेंगे। ये सुनकर आर्या कुछ सोचते हुए बोली, हाँ लेकिन यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं। उसने परमिशन के लिए अपने पापा की तरफ देखा तो प्रकाश ने भी मना नहीं किया। ठीक है जाओ, एंजॉय करो, लेकिन अपना ध्यान रखना। शीतल बीच में बोली, और ज्यादा दूर मत जाना। आजकल न्यूज देख रही हो ना कि जंगल की तरफ कितने हादसे हो रहे हैं। आर्या उसके गाल पर किस करते हुए बोली, प्यारी मम्मा, हम लोग जंगल थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा बाय, लव यू। आर्या ने प्रकाश के गले लगकर उसे थैंक्स कहा और हेलमेट उठाकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही सिद्धू ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जाने वाले हम? इस वक्त तो क्लब में भी एंट्री बंद हो गई होगी। आर्या बाहर निकली, गैराज से एक बैग उठाया और बाइक स्टार्ट करते हुए बोली, तू बैठ तो सही, फिर तुझे बताती हूँ आज हम कहाँ पार्टी करने जा रहे हैं। परिधि भी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी। उसने घबरा कर पूछा, कहीं तू जंगल की तरफ जाने का तो नहीं सोच रही? आर्या मुस्कुराई, बिल्कुल सही समझा। इतना कहकर उसने बाइक की रेस खींची और इससे पहले परिधि उसे रोकती, आर्या की बाइक सड़क पर दौड़ने लगी। परिधि और सिद्धू को डर लग रहा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आर्या ने एक बार जो ठान लिया तो अब वो मानने वाली नहीं है। ये शहर जंगल से घिरा हुआ था और हाल में जंगल में काफी हलचल थी, मगर आर्या को जैसे खतरों से खेलने का शौक था। जंगल में थोड़े अंदर पहुंचते ही उसने बाइक रोक दी। सिद्धू घबराकर आस-पास देख रहा था। तब तक परिधि भी आ गई। आर्या जंगल में आते ही जैसे कहीं खो गई थी। उसने सिद्धू से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।
सिद्धू बोला, यार अकेले कहीं मत जा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल का माहौल था भी डरावना। रात आधी बीत चुकी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से चांदनी छन कर आ रही थी और आसपास रात में घूमने वाले जंगली जानवरों की आवाजें और ज्यादा रहस्यमय माहौल बना रही थी। तभी आर्या ने बैग सिद्धू की तरफ फेंका और बोली, ये ले, टेंट लगा और आराम से छिपकर बैठ। सिद्धू ने बैग कैच कर लिया। आर्या यहाँ वहाँ देख रही थी। उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जंगल में कोई राज छिपा हुआ है। आर्या ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, परिधि ने फिर पूछा, आर्या सच बता, कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? पहले तो खुद को कमरे में बंद कर लिया और अब यहाँ जंगल में। तू एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। आर्या जैसे किसी सोच में गुम थी। तभी आर्या को फिर वही खुशबू आई। उसने बेचैन होकर कहा, परिधि तू रुक, मैं अभी आई। आर्या तेजी से जंगल में अंदर की तरफ दौड़ने लगी। अचानक झाड़ियों के पास दो पीली आंखें चमकी और आर्या के कानों में एक घुर्राहट पड़ी। आर्या के मुंह से निकला, ये कैसी आवाज थी? वो दो पल उसी जगह खड़ी रह गई। तभी परिधि के चिल्लाने की आवाज आई, आर्या, आर्या कहाँ है तू? आर्या! आर्या को जैसे अचानक होश आया हो, वो पलटकर भागी। तभी गीली मिट्टी में अचानक उसका पैर फिसला। आर्या दलदल में गिरने को हुई। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। आर्या संभल पाती तभी उस शख्स ने आर्या को अपनी तरफ खींच लिया। आर्या उसके सीने से टकरा गई। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आर्या को ऐसा लगा जैसे वो इस शख्स को पहचानती है। वही अनोखी खुशबू और मदहोश करने वाला एहसास। आर्या के मुंह से निकला, तुम। अचानक उस शख्स ने आर्या को दलदल से दूर खींचा और डांटते हुए बोला, तुम्हें रात के इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था। निकलो यहां से, बेवकूफ लड़की। उसकी भारी आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन आर्या का दिमाग घूम गया। आज तक उससे किसी ने भी इस लहजे में बात नहीं की थी। वो एक झटके से दूर हट गई और फट पड़ी। तुम कौन होते हो मुझे यहां से निकालने वाले? ये जंगल तुम्हारा है क्या? वो शख्स बड़े हक से बोला, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। आर्या चिढ़ उठी। वो जवाब देने जा रही थी कि तभी सिद्धू की आवाज गूंजी, आर्या कहाँ हो तुम? आर्या की चीख सुनकर सिद्धू और परिधि उसे ढूंढते हुए आ गए थे। सिद्धू ने टॉर्च की रोशनी आर्या की तरफ फेंकी। परिधि दौड़कर उसके पास आ गई और उसने घबराकर पूछा, तू ठीक है ना? हमने तेरी चीख सुनी। आर्या गुस्से भरी आवाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है कुछ लोग। कहते कहते आर्या ने पलट कर देखा तो वो शख्स जा चुका था। आर्या ने परिधि के हाथ से फोन छीना और टॉर्च की रोशनी में यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। परिधि ने पूछा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है? आर्या बोली, वो यही था। सिद्धू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आर्या कौन था यहाँ? आर्या बोली, कोई नहीं, चल वापस चलते हैं। सिद्धू और परिधि ने राहत की सांस ली। जंगल में कैंपिंग करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, मगर आर्या का दिमाग घूम रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुशबू, वो एहसास मैं भूल नहीं सकती, लेकिन जो आदमी मुझसे टकराया था वो तो एक नंबर का खड़ूस और बदतमीज था। आर्या उसे दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से जंगल से निकल गई, मगर एक नजर उसका पीछा कर रही थी। अगली सुबह आर्या उसी अंदाज में फुल स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए कॉलेज में दाखिल हुई। वो तेजी से पार्किंग की तरफ जा रही थी। उसी दिशा में एक कार उसके आगे थी। आर्या ने कार को तेजी से ओवरटेक किया और बाइक पार्क कर दी। कार में बैठे शख्स ने चिल्लाकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? आर्या ने बाइक का स्टैंड लगाया और बड़ी अदा से हेलमेट उतारकर अपने बालों को झटका। उसके बॉब कट रेशमी बाल उसके मासूम चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कार में बैठा शख्स एकटक उसे देख रहा था। आर्या ने उसकी बात तक नहीं सुनी थी। तभी सिद्धू आ गया। आर्या ने उसे हाय करते हुए कहा, हाय। वो उसकी तरफ बढ़ गई। कार वाले शख्स ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा और गाड़ी साइड में लगाकर वहां से चला गया। अचानक आर्या ने पलट कर देखा, वही खुशबू, मगर पीछे कोई नहीं था। सिद्धू ने आर्या की आंखों के आगे चुटकी बजाकर कहा, किसे देख रही है? चल, क्लास का टाइम हो रहा है। आर्या ने जवाब दिया, परिधि को आ जाने दे, फिर चलते हैं। सिद्धू ने कहा, परिधि तो पहले ही क्लास में पहुंच चुकी है। आर्या कहीं खोई हुई सी थी। उसने कहा, एक काम कर, तू चल, मैं अभी आती हूँ। सिद्धू चला गया। आर्या ने पूरी पार्किंग में नजर घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप से कहा, वो यही था, वो मेरे आसपास कहीं था। मुझे पक्का यकीन है ये वही एहसास था। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, शायद वो वापस आए। काफी इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। तभी आर्या का फोन बज उठा। सिद्धू का कॉल था। आर्या ने फोन उठाते ही सिद्धू की आवाज सुनी, अरे कहाँ रह गई? जल्दी आ, क्लास शुरू होने वाली है। आर्या को अचानक ध्यान आया कि उसे क्लास में जाना है। वो भागकर क्लास की तरफ गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, पहले से दाखिल हो रहे एक शख्स से टकरा गई। उसने चिल्लाकर कहा, दिखाई नहीं देता क्या? मगर जैसे ही उस शख्स ने पलट कर देखा, आर्या बर्फ की तरह जम गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने आर्या के चेहरे पर नजरें जमा दी। उसकी तीखी नजरें जैसे आर्या की रूह तक पहुंच रही थी। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही शख्स था जिसने पिछली रात उसे दलदल में गिरने से बचाया था। उसके कुछ पूछने से पहले ही वो शख्स गरज उठा, आउट, गेट आउट ऑफ माई क्लास। आर्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उस शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खड़ा कर दिया। जब उसने उसे छुआ तो आर्या के शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ गया। उस शख्स ने गुस्से से कहा, मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। आज से मैं लिटरेचर की क्लास लूंगा, लेकिन मेरी क्लास में एक सेकंड भी देर से आने की हिम्मत मत करना। ये पहली बार था जब किसी ने आर्या से इतनी बदतमीजी से बात की थी। वो गुस्से में पैर पटकते हुए क्लास से बाहर निकल गई, मगर उसका दिल अब भी उसके काबू में नहीं था। प्रोफेसर ने उस पर एक नजर डाली और मन ही मन कहा, तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा।
आग और परवाना कभी साथ नहीं हो सकते। कौन था ये अनजान शख्स जो अब प्रोफेसर बनकर आर्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था? क्या आर्या का वो एहसास महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे था कोई गहरा राज? कौन आता था हर जन्मदिन पर आर्या से मिलने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 2। आर्या तीर की तरह आगे बढ़े जा रही थी कि तभी प्रोफेसर ने आवाज दी, आज तुम क्लास में बैठ सकती हो। पहली गलती थी इसलिए माफ कर रहा हूँ। आर्या ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो क्लास में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अनचाहे ही उसके कदम वापस मुड़ गए। आर्या अपनी क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने तिरछी नजर से बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा, मगर किसी का ध्यान आर्या पर नहीं था। सब प्रोफेसर की तरफ ही देख रहे थे। लड़कियां उन्हें देखकर खुसर-फुसर कर रही थी। आर्या ने भी सिर उठाकर सामने देखा। अच्छे से सेट किए हुए जरा लंबे गहरे भूरे बाल, दिलकश आंखें, घनी उठी हुई भौं, जरा सी बढ़ी हुई दाढ़ी और उसके बीच खूबसूरत पतले होठ। हाइट भी अच्छी खासी थी और व्यक्तित्व उतना ही सम्मोहक। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी। आर्या नजरें नहीं हटा पाई, एकटक उन्हें देख रही थी। तभी प्रोफेसर ने पोडियम पर किताब रखी और बोले, हेलो, मेरा नाम है अगम राणा। मुझे काफी खुशी होगी आप सबके नाम जानकर, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करें। उन्होंने अगली सीट की तरफ इशारा किया। स्टूडेंट ने उठकर नाम बताया, फिर बारी बारी सब शुरू हो गए। आर्या 3rd रो में थी और उसकी नजरें अगम के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। उसका पूरा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। परिधि ने 4-5 बार उसे आवाज दी, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार परिधि ने उसे चिकोटी काट दी। आर्या ने परिधि की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही है? परिधि ने दांत जमाकर धीरे से कहा, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है तू? एकटक उन्हें देखने में लगी हुई है। आर्या ने जवाब दिया, मैं देख रही थी क्योंकि ये प्रोफेसर। परिधि ने बीच में बात काट कर कहा, मेरी माँ चुप हो जा, अब कोई बवाल मत कर देना। आर्या ने मन ही मन अपने आप से कहा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मेरे एहसासों को शक्ल मिल गई है। तभी प्रोफेसर अगम की गंभीर आवाज गूंजी, 3rd रो 2nd सीट, स्टैंड अप। आर्या खड़ी हुई। प्रोफेसर अगम ने कहा, ग्रेजुएशन कर रही हो, फिर भी अभी तक मैनर्स नहीं है। प्रोफेसर के सामने खड़े होने के बाद भी बातें जारी है। मैं यहाँ बेवकूफ नजर आ रहा हूँ या फिर आप खुद को बहुत होशियार समझती है? आर्या ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, नहीं सर, मैं बस। प्रोफेसर अगम की गंभीर आवाज फिर गूंजी, आउट। आर्या ने हैरानी से कहा, जी? प्रोफेसर अगम ने दोहराया, आउट। पहली गलती माफ की थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। आर्या ने कुछ पल प्रोफेसर को घूर कर देखा, फिर दांत चबाते हुए बाहर निकल गई। प्रोफेसर अगम ने भी नजरें नहीं हटाई थी, वो भी उसे घूर रहे थे। आर्या ने बाहर निकलते हुए क्लास का दरवाजा जोर से चौखट में दे मारा। प्रोफेसर अगम ने उस दिशा में घूर कर देखा, फिर नजरें सामने करते हुए कहा, ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अलाउड नहीं है। जिन्हें बात करनी हो वो मेरे आने से पहले ही क्लास से बाहर चले जाए। उनके तेवर देखकर क्लास में सन्नाटा छा गया। सब अपना नाम एक एक करके बताने लगे। फिर प्रोफेसर अगम ने क्लास शुरू की। उधर आर्या गुस्से से उफन रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, समझते क्या है खुद को ये प्रोफेसर? आज तक मेरी जिंदगी में किसी टीचर ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, और इसने पहले दिन ही इतना कुछ सुना दिया। सब लोग कितना हंस रहे थे। क्लास के बाहर टहलती आर्या की नजर खिड़की से अंदर चली गई। उन्हें पढ़ाते देखकर वो बाहर से गुस्से से घूरने लगी। प्रोफेसर अगम बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे थे। उनका चेहरा बेहद शांत था, लुक अभी भी कातिलाना लग रहा था। आर्या बड़बड़ाई, लुक अच्छा होने से बुद्धि अच्छी नहीं हो जाती। ये बात आज साबित हो गई। कितना एटीट्यूड है। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की तरह रहना, शांत और संजीदा। आते ही गर्मी चढ़ गई मिस्टर राणा को। उसकी अपलक नजर को महसूस कर प्रोफेसर अगम की नजर उठी और उससे जा मिली। आर्या ने नाराजगी से घुरना जारी रखा। प्रोफेसर अगम ने सिद्धू से कहा, खिड़की का दरवाजा बंद कर दीजिए। सिद्धू ने दरवाजा बंद कर दिया। आर्या बुरी तरह तिलमिला उठी और बोली, समझता क्या है खुद को ये प्रोफेसर? हाउ एरोगेंट। मैं भी कहाँ इसे अपने एहसासों की शक्ल दे रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता। नो वे, नेवर। आर्या ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर सिर को झटका। क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर बाहर निकले। आर्या ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रोफेसर अगम ने सामने देखा। आर्या बोल पड़ी, प्रोफेसर राणा, पहली गलती पर कोई इस तरह क्लास से बाहर नहीं निकालता। वार्निंग दे देते तो भी काम चल जाता। प्रोफेसर अगम ने भौएं सिकुड़ते हुए कहा, ये आप मुझे बताएंगी? आर्या ने जवाब दिया, बिल्कुल, प्रोफेसर की गरिमा का ध्यान तो रखना चाहिए। प्रोफेसर अगम ने शांति से कहा, मैं अपने नियमों के अनुसार चलता हूँ। मेरी गरिमा का ध्यान मुझे है, इसीलिए तो बाहर निकाला था। जो मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज करे उसे क्लास में नहीं रहने दे सकता। आर्या ने कहा, आपको नहीं लगता कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए? प्रोफेसर अगम ने जवाब दिया, नहीं। वो आगे बढ़ गए। आर्या उसी दिशा में देखती रह गई। परिधि ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा। आर्या बिफरते हुए बोली, देखा इसे तूने? परिधि ने कहा, बहुत स्ट्रिक्ट है पर टीचर बढ़िया है। आर्या ने चिढ़कर कहा, मुझे तो जरा सा भी नहीं भाया ये। एटीट्यूड को बेताल की तरह कंधे पर लाद कर चलता है ये प्रोफेसर। जरा सी बात के लिए कितना सुनाया मुझे। ऐसे भला कौन करता है? सिद्धू ने हंसते हुए कहा, ऐसे प्रोफेसर राणा करते हैं मैडम जी। बहुत इतराती फिरती थी ना सबकी चहती बनकर। रब दी 100, आज मजा आ गया। आर्या ने चिढ़कर कहा, हो ले खुश, मेरा भी दिन आएगा। सिद्धू ने फिर कहा, लगता तो नहीं कि तू राणा सर की कभी फेवरेट बन पाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया तेरा। आर्या ने जवाब दिया,
चोच बंद रख अपनी। मैं बनना भी नहीं चाहती इसकी फेवरेट। इंप्रेशन तो उसका भी खराब ही पड़ा है मुझ पर। सिद्धू ने हंसकर कहा, हाँ, वो कौन सा मरे जा रहा है। सारी लड़कियों की निगाहें उन पर आकर अटक चुकी है। एक तेरे भड़कने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आर्या ने सिद्धू पर चिढ़कर एक मुक्का जमाया और तेजी से मुड़ी। तभी किसी वजह से वापस लौट रहे प्रोफेसर अगम राणा से टकरा गई। राणा सर पीछे हटे, उनके हाथ हवा में थे। आर्या ने गिरने से बचने के लिए उनकी बाजू पकड़ ली थी। अगम राणा ने उसकी तरफ देखा। आर्या ने उसकी हथेली की तरफ देखा, फिर फौरन उनकी बाजू छोड़ दी। ऐसा करते ही वो नीचे गिर पड़ी। प्रोफेसर राणा ने बिना उसकी तरफ देखे क्लासरूम में एंटर किया और पोडियम पर रखा अपना मोबाइल उठाने लगे। परिधि ने आर्या को हाथ देकर उठाया। आर्या ने क्लास से बाहर निकलते हुए प्रोफेसर राणा की तरफ गुस्से भरी निगाहें डाली। उन पर कोई असर नहीं था। ना उन्होंने नजर उठाई, ना कुछ कहा। सदे हुए कदमों से वो बराबर से निकल गए। आर्या ने बैग उठाया और बाहर निकलते हुए बोली, मैं जा रही हूँ बास्केटबॉल कोर्ट में। आज के लिए बहुत हो गया। बाकी की क्लास ले ले तू, बाद में मुझे बता देना कि क्या पढ़ाया। परिधि ने कुछ कहना चाहा। सुन तो, ऐसा भी क्या? आर्या ने उसकी बात काट कर कहा, ऐसा ही तो है। मेरी आदत नहीं रही कभी इस तरह बात सुनने की। ना ही किसी टीचर की हिम्मत हुई इस कदर मुझे जलील करने की। परिधि ने शांत करने की कोशिश की। शांत हो जा यार। है कौन वो जो उसकी बात को इतना सीरियसली ले रही है? आर्या ने तपाक से कहा, एग्जैक्टली, है कौन वो मुझे इतना कुछ कहने वाले? परिधि ने कहा, छोड़ ना, इतना क्यों हाइपर हो रही है? तभी पास बैठी एक लड़की उपमा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, क्योंकि कोई भी मेल लेक्चरर या प्रोफेसर अटेंशन देता ही नहीं इसे लगा होगा क्या पता नए प्रोफेसर का टेस्ट अलग हो और वो उसे भाव दे। पर यहाँ भी वही सीन हो गया। आर्या ने उपमा की तरफ नजर उठाई और उसके सामने खड़े होकर बोली, अटेंशन की भूख तुझे रहती है। अपनी कैटेगरी में मुझे लाने की कोशिश मत कर, वरना उपमा बनाकर खा जाऊंगी, समझी? उपमा ने तंज कसते हुए कहा, अंगूर खट्टे है ना। खुद ही टॉम बॉय बनकर रहती है तो कोई भी बॉय तुझमें इंटरेस्ट क्यों लेगा? लड़कों को पसंद आने लायक कुछ भी नहीं है तुझमें। आर्या ने गुस्से से जवाब दिया, किसी का अटेंशन नहीं, प्यार चाहिए मुझे। प्यार पर यकीन करने वालों में से हूँ मैं। जो भी मर्द मेरी जिंदगी में आएगा वो मुझे बहुत प्यार करने वाला होगा। मेरे लुक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू घूम, बॉडी को रिवील करने वाले ड्रेस पहनकर, बटोर जितनी अटेंशन बटोर सकती है। उपमा ने तिल मिलाकर कहा, ऐसे कैसे बोल रही है आर्या? 2 बटन तो तू भी खोलकर रखती है ना अपनी शर्ट की। आर्या ने तपाक से जवाब दिया, सो व्हाट, मेरा स्टाइल है, सूट करता है मुझ पर। और फिर तू ही तो कहती है ना कि लेडीज सा फिगर नहीं है मेरा। मैं जैसी हूँ वैसी ही सही। खुद की इज्जत करती हूँ मैं। तेरा फिगर है ना मस्त, तो एंजॉय करना। मुझसे जल्दी क्यों है? उपमा ने झेपते हुए कहा, मैं और तुझसे जलन? नॉनसेंस। आर्या ने तपाक से जवाब दिया, ना, सेंस ही सेंस है इस बात में। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी पर्सनालिटी में वो खिंचाव है जो चाहकर भी तू हासिल नहीं कर सकती। उपमा ने चिल्लाकर कहा, शट अप। आर्या ने जवाब दिया, यू शट अप। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। परिधि ने आर्या का हाथ पकड़कर खींचा, बस भी कर यार। आर्या अगम का सारा गुस्सा उस लड़की पर उतार रही थी। उसने परिधि का हाथ भी झटक दिया और वहां से निकल गई और बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने लगी। उधर लाइब्रेरी की खिड़की से प्रोफेसर अगम राणा की नजर उस तरफ उठ गई। बास्केटबॉल कोर्ट वहां से साफ दिखाई देता था। प्रोफेसर राणा अपलक उसे देखते रहे। आसपास कोई नहीं था। जैसे ही आर्या उनकी नजरों को भांपकर मुड़ने को हुई, प्रोफेसर राणा ने नजर हटाकर दीवार की ओट में छिप गए। हालांकि दोनों एरियाज के बीच काफी दूरी थी और वो मुड़ती भी तो उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन प्रोफेसर राणा कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने किताब खोलते हुए मन ही मन कहा, तुम्हें देखे बिना रहा ही नहीं जाता। आना ही पड़ा निगाहों की वजह से मजबूर होकर। फिर खिड़की के बाहर देखते हुए आर्या पर नजर डाली और दांत जमाकर बोले, एक जरा सी डांट से परेशान हो। मेरे बारे में सोचो तो पता लगे कि कितना दर्द होता है, कितनी तलाश है राहत की, कितना इंतजार किया है अकेले अकेले। आना ही पड़ा क्योंकि अब और इंतजार नहीं हो सका। मेरा यूं सामने आने का इरादा जरा भी नहीं था, पर जंगल में तुम्हारा वो जरा सा स्पर्श मुझे इस कदर अधीर कर गया कि न चाहते हुए भी मैंने ऐसी प्रतिक्रिया दे दी। मुझे तो लगा था कि सालों से जैसे आत्मनियंत्रण रखे हुए था वैसे ही रह जाऊंगा। तुम्हें बचाने के बाद भी, तुम्हारे स्पर्श के बाद भी संभल जाऊंगा, पर नहीं रहा गया मुझसे छुपता। तुम्हारी छुअन पाकर मैं नहीं रोक पाया खुद को यहाँ आने से। प्रोफेसर राणा ने थूक निगल लिया और शर्ट का ऊपरी बटन खोलते हुए बोले, तुम्हारे स्पर्श को पाते ही छूट गया सब्र और बेसब्री ने घेर लिया, पर इससे ज्यादा नहीं। यहाँ सिर्फ आया ही हूं, पर तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगा। मेरा रवैया ऐसे ही ठंडा रहेगा तुम्हारे प्रति। आर्या चुपचाप बास्केटबॉल खेलती रही। फिर भी उसकी आंखों के सामने प्रोफेसर राणा का चेहरा घूमता रहा और कानों में उनकी आवाज, आउट। उसने गुस्से में बॉल पटकते हुए कहा, समझता क्या है खुद को, क्या? वो पानी पीकर बैग उठाकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। किताब देखते हुए वो पीछे पीछे बैक स्टेप्स ले रही थी कि तभी किसी के पैर पर पैर पड़ गया। वो लड़खड़ा गई और तिरछी होकर गिरने से बचने के लिए उसने पीछे की तरफ बांह बढ़ाकर उस शख्स की गर्दन पकड़ ली। जब उसने सिर और निगाहें उठाई तो प्रोफेसर राणा की खूबसूरत गर्दन और जॉ लाइन पर नजर पड़ी। प्रोफेसर को देखकर आर्या का मिजाज गर्म हो उठा। वो उनकी गर्दन से अपनी बाहें हटाते हुए सीधी हुई। प्रोफेसर राणा ने उसकी तरफ निगाहें उठाई और बोले, हर वक्त गिरते पड़ते रहने का शौक है या फिर मुझे देखकर ही इतना फिसल रही हो? आर्या ने गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करते हुए उनकी ओर देखकर कहा, प्रोफेसर अगम राणा, नए नए आए हैं आप कॉलेज में, इसलिए ये गलतफहमी पाल ली। मैं किसी को देखकर फिसलने वाली लड़की नहीं हूँ। ये सुनकर अगम ने एक तिरछी स्माइल दी।
आर्या को लगा वो उस पर हंस रहा है तो चिढ़कर बोली, बैक स्टेप्स की वजह से देख नहीं पाई आपको, तो उसके लिए सॉरी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। उसके बढ़ते ही प्रोफेसर राणा ने टकराने के कारण गिरी अपनी किताबें उठाते हुए मन ही मन कहा, जैसे सहरा बारिश का तलबगार होता है वैसे ही मैं तुम्हारा तलबगार हूं, लेकिन नहीं, जितना इंतजार मैंने किया है उतना तुम्हें भी चलना पड़ेगा। क्या है अगम राणा की सच्चाई? कब से जानता है अगम आर्या को?